नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे नमस्कार। पड़ोसी देश नेपाल के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। सिर्फ एक हफ्ते से कम में पूरा देश जैसे तबाह हो गया है। एक तरह से वहां ऐसी अराजकता फैल गई कि कोई शासन, प्रशासन, पुलिस, किसी भी की कोई हैसियत नहीं बची। और उसके बाद जो जैन जी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरी थी, उसने अंततः एक ऐसे नेतृत्व को स्वीकार कर लिया जो उसकी पीढ़ी से बहुत आगे की पीढ़ी का व्यक्ति है। सुशीला कार्की अब नेपाल की प्रधानमंत्री बन गई। नए चुनाव 6 महीने के भीतर कराने का वादा किया गया, लेकिन नेपाल के ये हालात हुए क्यों? आखिर कौन सी परिस्थितियां थी कि पूरे देश की युवा पीढ़ी अचानक सड़कों पर उतर आई? या यूं कहें कि क्या बहुत पहले से नेपाल की युवा पीढ़ी के मन में कोई लावा खदबदा रहा था, कोई असंतोष, कोई आक्रोश था जो सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर नहीं था, बल्कि कुछ और कारण भी थे, जिनमें सोशल मीडिया पर पाबंदी जैसे तात्कालिक कारण शामिल हो गए। नेपाल के इन हालात पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के कार्यकारी सदस्य और पार्टी के विदेश प्रभाग के अध्यक्ष अर्जुन थापा जी मौजूद है। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अर्जुन जी, मेरा सीधा सवाल ये है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल इस तरह उबल पड़ा और पूरे देश को एक तरह से तबाह सा कर दिया? मैं अचानक पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमें बाहर से बैठकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अचानक हुआ है। यकायक जब युवा पीढ़ी पीढ़ी सड़कों पर आई, जैन जी एकदम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगी, फिर वो हथियार बंद हो गई, आगजनी शुरू हो गई, राष्ट्रपति भवन जला दिया, संसद को आग लगा दी, चार चार पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले हुए, कई लोग मारे गए, जिसमें युवा पीढ़ी के लोग भी शामिल। तो क्या यह सचमुच अचानक उपजा हुआ विद्रोह था, या बहुत लंबे समय से इसकी कोई तैयारी चल रही थी? तैयारी तो लंबे समय तो चल नहीं रहा था। गत इलेक्शन 3 साल पहले हुआ और उसके बाद जो मैंडेट आया पार्लियामेंट के, उस मैंडेट में कभी तीसरा बड़ा दल माओवादी नेतृत्व का एमाले दूसरा बड़ा दल के सम्मिलित सरकार बनना, 6-8 महीने के बाद वही माओवादी तीसरा बड़ा दल के नेतृत्व प्रचंड के नेतृत्व में फिर कांग्रेस को सम्मिलित करके एमाले केपी ओली नेतृत्व वाली पार्टी को फिर हटाकर दूसरा कोalition बनना, फिर जाकर पहला बड़ा दल नेपाली कांग्रेस, दूसरा बड़ा दल यूएमएल का सरकार बनना। हमारे आपके यहाँ बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई कोalition नहीं बनता है सेंट्रल में जी। लेकिन हमारे यहाँ पहला बड़ा दल और दूसरा बड़ा दल का सरकार बन गई, कांग्रेस यूएमएल कोalition। उसमें दूसरा बड़ा दल के नेता केपी ओली शर्मा को प्रधानमंत्री दी गई। जिस परिस्थिति में दी गई उस वक्त करप्शन का मुद्दा जोरों पर था। शेरबहादुर देउपा का वाइफ जो केपी ओली के सरकार में विदेश मंत्री थी, उसको गिरफ्तार करना था करप्शन के मामले में, और काठमांडू पूरा उसी में टके रखता था। लेकिन हो गया क्या कि दूसरी कोalition, यह जो तीसरा कोalition सरकार बन गई 3 साल के अंदर, इन्होंने कहा एक साल केपी ओली, एक दूसरा साल देउपा बनने के इन लोगों ने सहमति कर ली और केपी ओली का काम करने का डर रहा। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को करप्शन के चार्जेस में जेल में ठोसना, और राजनीतिक दलों को, छोटे राजनीतिक दलों को फूट डलवाना, और आपको कांग्रेस और यूएमएल बीच यह सहमति हुई कि हम लोग संविधान संशोधन करेंगे और 2 पार्टी सिस्टम नेपाल में लाएंगे। यह इन लोगों का धारणा रही है। लेकिन इन्होंने सुशासन देने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों 3 महीने के अंदर ही केपी ओली के 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप पर राजीनामा दे चुके थे। यह परिस्थितियां थी और आपको बेरोजगार तो हाईटेंट पे था और लाखों नेपाली लोग मिडिल ईस्ट, मलेशिया, इंडिया में काम करने जाते हैं, रोजगार नेपाल में मिलता नहीं है। इन परिस्थितियों में केपी ओली ने
सोशल मीडिया को आपको बैन कर दिया। यह कहने का यह मतलब था कि एक नेपो की कैंपेन चल रहा था सोशल मीडिया में। बड़े जो मंत्री नेता हैं उसके बेटे बहू उन लोगों का लग्जरी लाइफ स्टाइल मीडिया में सोशल मीडिया में आ रहा था, उसमें कमेंट हो रहा था। जब अचानक इन्होंने सोशल मीडिया को बैन रखा, रजिस्ट्रेशन के नाम, नेपाल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है करके नाम पर मीडिया में बैन रखा, तो ये जेनजी वाले जितने हैं सोशल मीडिया ग्रुप, क्योंकि सोशल मीडिया से भी तो लोग कमाई करते हैं। आप जो पत्रकारिता करते हैं तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से तो आप आगे बढ़ते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसा ही ये जेनजी वालों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया। सोशल मीडिया बैन को, प्रतिबंध को हटाओ। पर प्रतिबंध तो अर्जुन जी उस रात को पहले दिन के प्रदर्शन के बाद प्रतिबंध तो हटा दिया था, सरकार कह रही थी हमने बैन हटा दिया है, फिर क्यों अगले दिन इतनी हिंसा हुई? सोमवार को दिन आंदोलनकारियों जेनजी ने आह्वान किया और उन लोगों का कार्यक्रम था 2 घंटे का धरना, लेकिन इतने लोग उमड़ पड़े, युवाओं स्कूल से कॉलेज से इतने लोग उमड़ पड़े तो 10,000 लोग बन गए, वहां 20,000 लोग जमा हो गए। तो उन्होंने पार्लियामेंट की ओर मार्च किया, हंसते गाते आपको नाचते हुए वो पार्लियामेंट की ओर आगे बढ़े। तो पार्लियामेंट के अंदर घुसने की इन लोगों का दबाव बढ़ने लगा। जब आप जुलूस ज्यादा हो जाता है, पुलिस का बैरियर कुछ काम नहीं कर सकता, आप जानते ही हैं। तो इधर मास बढ़ता जा रहा था तो इन्होंने गोलीबारी कर दी और ये नाजुक युवाओं 20 लोगों का हत्या हो गया और 20-22 लोग क्रिटिकल अवस्था में पहुंच गए। इससे रात को फिर जाकर गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया जी, अर्जुन जी इस्तीफा दिया और बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक में ओली जी कहते कि मैं ये सोशल मीडिया का प्रतिबंध न हटाऊंगा, लेकिन फिर दबाव सृजना हुई तो उन्होंने रात को 9 बजे सोशल मीडिया का प्रतिबंध हटा। उसके बाद आक्रोश तो होना ही था। तो दूसरे दिन सभी वर्गों के लोग सड़क पे आ गए। तो पुलिस का मोरल डाउन था, तो पुलिस तो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़े और एक ही जगह सब आंदोलनकारी जमा हो नहीं पाए क्योंकि ब्लॉक कर दिया गया। और जिस झुंड में, जिस टोल में और तबके में आंदोलनकारी था, उसमें नेताओं का घर उन्होंने टारगेट किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स टारगेट किया। पुलिस सुरक्षा निकाय हतप्रभ रह गई, पुलिस ने सरेंडर किया, आर्मी एक्टिव नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा हानि हो गई। अर्जुन जी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। अब मेरा सवाल ये है कि ये अर्जुन जी इतना सब हुआ, कहीं इसके पीछे कोई विदेशी साजिश, कोई दूसरे आसपास के देश चीन है? विदेशी साजिश इस कारण नहीं माना जाता है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकन कंपनी का प्लेटफॉर्म है तो उन्होंने कुछ किया नहीं कहा जा सकता कि नेपाल गवर्नमेंट बैन किया है। इसमें ये ऑर्गेनिक है, ये स्पॉन्टेनियस है। जितने आपको सरकार का असफलताएं, सुशासन कायम न होने का, बेरोजगारी अवस्था, इन्हीं लोगों का पाइल अप होकर यह आपको यह आक्रोश उमड़ पड़ा है। अच्छा अर्जुन जी, बीच में नेपाल में राजशाही के पक्ष में आंदोलन चल रहा है। हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी उस आंदोलन में देखी गई थी। तो क्या लगता है नेपाल में कोई अंदर ही अंदर कोई भूमिगत तौर पर ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि राजशाही वापस लाई जाए, लोकतंत्र विफल हो गया है, इसकी भी कोई तैयारी चल रही है? क्योंकि बीच में राजा ज्ञानेंद्र भी मिले थे लोगों से। जी हाँ, राजशाही वाले 6 महीने पहले कुछ एक्टिव थे, जुलूस नारा भी किए थे, और लेकिन राजशाही का माहौल नहीं है। वो जेनजी जो जनरेशन है वो राजशाही जानते नहीं है। जब जेनजी राजतंत्र वालों को पसंद नहीं करते थे, बहुत ज्यादा ग्रास रूट में नहीं था, यूथ इन लोगों के पास नहीं थे। तो हालांकि इस आंदोलन को दूसरे दिन राजशाही वाले सपोर्टर ने सपोर्ट तो किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हम बातचीत कर रहे थे नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के कार्यकारी सदस्य और पार्टी की विदेश विभाग की समिति के अध्यक्ष अर्जुन थापा से। संभवतः वहां नेटवर्क की कोई समस्या है, इसलिए हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अर्जुन थापा जी से बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि नेपाल में हाल ही में जो विद्रोह हुआ, जिस तरह से युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरी,
पूरा देश अराजकता की चपेट में आ गया, उसके पीछे केपी ओली की सरकार, उसके मंत्रियों का भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर पाबंदी, ये बेहद अहम कारण रहे। भले ही तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर पाबंदी रहा हो, लेकिन जनता के बीच में और जैन जी के बीच में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश बहुत लंबे समय से पनप रहा था। एक और खास बात रेखांकित की गई, नेपाल में पिछले कुछ समय से राजशाही को यानी राजतंत्र को वापस लाने के लिए भी आंदोलन चले। पिछले सालों में नेपाल के राजा रह चुके ज्ञानेंद्र ने लोगों से संपर्क बढ़ाया है, जनता के बीच में जा रहे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, धार्मिक स्थलों पर भी जा रहे। और जब ये आंदोलन अभी फूटा तो इस विद्रोह को, इस क्रांति को, कुछ लोग इसे क्रांति भी कह रहे हैं, राजा ज्ञानेंद्र और उनके समर्थकों ने अंदर खाने सपोर्ट किया था, इसे सहयोग दिया। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन थापा का मानना यह है कि नेपाल में जो युवा पीढ़ी है वो राजशाही को पसंद नहीं करती। खास तौर से 1997 से 2012 के बीच की जो पीढ़ी है, जिसे जैन जी कहा जाता है, उसकी राजतंत्र, राजाओं, राजकुमारों के प्रति कोई आस्था नहीं है। इसलिए इस आंदोलन के बावजूद राजतंत्र की वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। वहां जल्दी ही चुनाव होने का वादा नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया है। 6 महीने के भीतर चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस जैन जी ने ये आंदोलन किया, एक तरह से विद्रोह किया, पूरा नेपाल जैसे तबाह हो गया, उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ? उसकी पीढ़ी से बहुत आगे की पीढ़ी, एक उम्र दराज महिला अब प्रधानमंत्री बन गई। 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे, तब जैन जी के सामने ये चुनौती होगी कि वो अपने शासक के रूप में, अपने प्रतिनिधियों के रूप में किसे चुनते हैं। लेकिन फिलहाल भारत के पड़ोसी देश में इस तरह की अराजकता भारत के लिए भी चिंता का सबब है। और इस नई सरकार में ये देखने लायक विषय होगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे रहते हैं। नेपाल की नई सरकार, नई प्रधानमंत्री आने वाले समय में भारत के साथ किस तरह के रिश्ते बनाकर रखती, क्योंकि हाल के वर्षों में नेपाल चीन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे आखिरी चिंता, क्या आने वाले दिनों में नेपाल की सत्ता पर सेना का प्रभाव पड़ेगा? क्या पाकिस्तान, म्यांमार की तरह सेना नेपाल की सरकार के ऊपर हाथ रखेगी, उसका कब्जा होगा? ये आने वाले दिनों में देखने का विषय होगा। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।